सीमा सड़क संगठन ने चमोली जनपद के तमक क्षेत्र में लोहे का नया पुल बनाया था। ये पुल स्थानीय आवागमन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अचानक हुई भारी बारिश ने तमक नाले को उफान पर ला दिया। नाले में पानी का तेज बहाव इतना शक्तिशाली था कि सीमा सड़क संगठन द्वारा हाल ही में बनाया गया लोहे का पुल पूरी तरह बह गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुल का ढांचा पूरी तरह टूटकर पानी में समा गया। उत्तराखंड के चमोली जनपद में तमक नाला नीति घाटी के ऊपर हिमालयी क्षेत्र से निकलकर कुछ ही दूरी पर धौली गंगा में विलीन हो जाता है, जो आगे चलकर जोशीमठ के पास अलकनंदा नदी में मिलती है। चमोली भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय जिला है, जो मध्य हिमालय क्षेत्र में केदार क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यह दूसरी बार है जब इस नाले में बाढ़ आने से नुकसान हुआ है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में बाढ़ की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सवाल उठता है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरणीय सावधानियों पर कितना ध्यान दिया जाता है। कहते हैं गंगा जब धरती पर आई तो उसका वेग इतना तेज था कि उसे संभालना मुश्किल था। ऐसा लगा कि वो सीधे पाताल में चली जाएगी। ऐसे में शिव जी को याद किया गया। शिव जी आए और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को बांध लिया। अब गंगा शिव जी की जटाओं से संभल नहीं रही है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव जी की जटाएं ही नहीं रही? शिव जी की जटाओं पर लौटते हैं, उसके पहले मैं आपको आज से 15 साल पहले लेके चलता हूँ। 2009-10 के आसपास की बात रही होगी। हम लोगों ने नदी से जुड़ने, नदी को समझने का एक विचार मन में बनाया और सोचा कि इसकी शुरुआत गंगा नदी से की जाए। और हम भागीरथी के रूट पर, यानी जहाँ देवप्रयाग से ऊपर, हम हर्षिल और गोमुख के रास्ते पर निकल पड़े। ऊपर तक गए, गोमुख तक गए, वहाँ से वापस लौटे। इस तरह से जब हमने गंगा की यात्रा को पहली बार पूरा किया तो वो किताब की शक्ल के रूप में आई, जिसका नाम दर दर गंगे था। इस किताब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो दूसरा अध्याय है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम धराली और शिव जी की जटाओं पर लौटेंगे। 3 सेकंड के इस दौर में, हालांकि मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है किताब को पढ़ पाना या सुन पाना, लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे जो बात बताना चाह रहे हैं उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये दूसरा अध्याय है उत्तर काशी, 80 की काशी। 12 साल की चारुल की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक तक तेज कोलाहल पैदा करती भागीरथी को देख रही थी। चारुल का नाजुक मन इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि पापा चले गए हैं। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। यहीं इसी जगह पर, जहां चारुल अपने पापा के साथ खेला करती थी, जहां लोगों की चिल्लपों सुबह से ही गूंजने लगती थी, यहीं भागीरथी और 80 गंगा के संगम पर, जहां उसका गांव गंगोरी था, वहां अब कुछ मकानों के मलबे और चौके में रखे बर्तन फैले हुए थे। लोगों की चीखने की आवाज फैली हुई थी, जिसने माहौल को एक अजीब सी भयावह खामोशी दे दी थी। दोनों नदियों के संगम पर तेज बाढ़ और उसके ऊपर से बादल फटने की घटना ने भारी कहर बरपाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 150 परिवारों का पूरा कस्बा ही जमींदोज हो गया। चारुल एकदम से अपनी मार्कशीट के बारे में पूछने लगती है। ब्रजेश भैया, मेरी मार्कशीट नहीं मिल रही है, प्लीज मेरी मार्कशीट ला दो। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में हर साल जीतने वाले सर्टिफिकेट और पिछली कक्षाओं की मार्कशीट चारू ने एक फाइल में रखी थी। ये फाइल उसे पिछले साल उसके बर्थडे पर उसके पापा ने गिफ्ट की थी, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। वो उसको देखती है और तेज रोने लगती है। अब उसका बिलखना भी दूसरे रुदन के साथ मिल गया है। लोगों की ये चीख पुकार अकेले गंगोरी से नहीं उठ रही थी। पूरा उत्तर काशी ही भागीरथी के साथ जमीन की लड़ाई लड़ रहा था। ये किताब 2012 में प्रकाशित हुई थी। तो अगर मैं कहूँ तो पिछले 15 सालों में हमने नदी की, जो गंगा की, हमने कई बार यात्रा करी। उस दौरान जो हमें सबसे बड़ा फर्क देखने को मिला वो सिर्फ एकमात्र देखने को मिलता है। वो यह था कि जब हम पहली बार गए थे तो हर्षिल जो आखिरी ठिकाना होता था, उसके बाद आपको गंगोत्री जाने के दौरान कोई होटल या स्टे नहीं मिलता था। हर्षिल में रुकना जरूरी होता था। लेकिन बीते कुछ सालों में
इतने ज़्यादा होटल स्टे, होम स्टे बन गए कि आपको हर जगह पर, इवन अब तो आप गंगोत्री में भी ठहर सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में गोमुख में, चीड़वासा और भोजवासा में भी लोग होम स्टे या होटल देख पाए। जब से तीर्थों ने टूरिज्म की शक्ल ले ली है, तब से आपको ये ज़मीन की लड़ाई लगातार देखने को मिलेगी। होता बस इतना है कि इंसान इंच दर इंच नदी की ज़मीन को कब्जाता है और दशकों तक वो उस ज़मीन को हथियाता रहता है, और मात्र 10 सेकंड में नदी अपनी ज़मीन वापस ले लेती है। पिछले साल ऐसी ही घटना उत्तर काशी के धराली में देखने को मिली थी, जहां पलक झपकते ही पूरा का पूरा गांव नदी में समा गया था। धराली, जहां ये आपदा आई, जहां पूरा का पूरा गांव ज़मींदोज हो गया, वो उत्तर काशी में आता है। उत्तर काशी ने 1978 में पहली बार यहाँ पर सबसे बड़ी तबाही देखी थी। तब भागीरथी ने एक नियंत्रण रेखा खींची थी। गोया वो इंसानों से बोलना चाहती थी कि ये मेरी जमीन है, तुम इसके बाहर बसो। लेकिन जैसा कि होता है, इंसानों के लिए प्रकृति एक नज़ारा भर है। वो रिवर व्यू करना चाहते हैं अपने होटल के कमरे से। उन्हें अपने होटल के कमरे से बहती हुई नदी देखना है, जिसके एवज में होटल्स बनते हैं और उनसे मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन जब रिवर अपना व्यू खुद देने आती है, तो उसे हम नदी का कहर कहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की शब्दों में कहूँ तो व्हेन अ मैन मर्डर अ टाइगर, ही कॉल्स इट स्पोर्ट। व्हेन अ टाइगर वांट्स टू मर्डर हिम, दे कॉल इट फेरोसिटी। दरअसल हम इंसान भूत से कुछ सीखते नहीं हैं। अरे कुछ नहीं होता, यह एक एटीट्यूड है हम जिसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। 1978 में हुई घटना के बाद 1991, 2012 और अब 2025 ये बड़ी घटनाएं, यहाँ पर गांव के गांव तबाह हुए। इनके बीच में कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिसमें कुछ गांव या कुछ घर तबाह हुए। लेकिन हम 78 के बाद लगातार निर्माण कार्य हमारा जारी है, और सरकारें भी आंकड़ों से खेलती हैं। वो तीर्थ स्थल को टूरिस्ट प्लेस में बनाने की हमारे में इतनी हड़बड़ी है कि हम ये बताते हैं कि इस साल लाख आए, उस साल करोड़ आए, और ऑल वेदर रोड बनाई जा रही हैं। आओ, किसी भी मौसम में आओ, नेचर तो हमारी जेब में है। हम इस एटीट्यूड के साथ जो है नदी के साथ बर्ताव कर रहे हैं, और फिर जब ऐसी घटना होती है तो हम आकलन लगाने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि बादल फट गया था, इस कारण से हुआ। कोई एक हैंगिंग ग्लेशियर था, वो टूट के नीचे गिर पड़ा, उसने एक झील का रूप अख्तियार कर लिया, झील टूट गई और वो मलबा लेकर आ गई। और जिस तरह से हमारी सरकारें अपनी किसी भी गलती का ठीकरा विदेशी ताकतों पर फोड़ना आसान समझती है, उसी तरह से आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग का इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक जो सवाल है, जो हम शायद पूछना भूल जाते हैं या पूछते नहीं हैं, वो सवाल ये है, जिस ज़मीन पर नदी को बहना था, उस जगह पर होटल बन कैसे गए? उसको परमिशन किसने दे दी? ये एक ऐसा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल हमेशा वो ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी में कहीं झुलस जाता है। पर्यावरणविद और IIT प्रोफेसर डॉक्टर GD अग्रवाल, जिन्हें हम स्वामी सानन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर, जो मातृ सदन एक आश्रम है उससे जुड़े हुए उनके साथी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे की पहली और अनिवार्य शर्त जो थी वो ये थी कि नदी को उसके बहने के अलावा उसकी आरक्षित ज़मीन सौंप दी जाए। उसके बाहर आपको जो निर्माण कार्य करना है वो कीजिए। लेकिन स्वामी सानंद आंदोलन करते करते इस दुनिया से चले गए। स्वामी निगमानंद खनन माफियों की लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, और सरकारें जो काम कर रही थी वो करती रहीं, और होटल्स बन रहे थे और आपदाएं आ रही हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर नदी पर अतिक्रमण क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको शिव जी की जटाओं के बारे में बताया था। शिव जिनका ना आदि है ना अंत है। इन हिमालय की चोटियों को आप उसी शिव का स्वरूप मान सकते हैं, तो उससे शायद आपको ये बात बेहतर समझ में आएगी। आज से सैकड़ों साल पहले इस ज़मीन पर काफ़ी सारे देवदार हुआ करते थे। फिर ब्रिटिश हुकूमत में विल्सन आए और उन्होंने देवदार के पेड़ों को कटवाया, क्योंकि उनको रहने की जगह चाहिए थी, और वहाँ पर देवदार के पेड़ों की जगह पाइन ट्री ने ले ली। पाइन ट्री इसलिए लगाए गए क्योंकि वो आसानी से जल जाया करते थे, और ठंड के मौसम में अंग्रेज़ों को जो गर्मी चाहिए होती थी उसके लिए वो पेड़ मुफीद हुआ करते थे। इन देवदार के पेड़ों के अलावा वहाँ पर एक
घासनुमा झाड़ पाया जाता है जिसको कहते हैं बांज। ये वो घास थी जो नदी के वेग को संभालती थी और भूमि कटान को भी रोकती थी। इसे आप शिवजी की जटाएं कह सकते हैं। यही कारण है कि पहाड़ में रहने वाले इस देवदार को और इस बांज को पूजते हैं। लेकिन ज़मीन की खातिर हमने बांज को नहीं रहने दिया, ज़मीन की वजह से देवदार चले गए। हमने नदी की ज़मीन को हड़प लिया और जब नदी ने अपनी ज़मीन हमसे वापस मांगी तो हमने उसको क्रूर बताया। तो अगली बार जब किसी तीर्थ स्थल पर जाएं तो ये सोच कर जाएं कि होटल के कमरे में बैठकर रिवर व्यू ना करें, बल्कि बाहर निकल जाएं और नदी से मिल लें।